हेलो एवरीवन, आइए हम शुरू करने वाले हैं। जो हमारा रह गया था ज्वर सीरीज़ में, है ना, माधव निदान सीरीज़ जो हमारे लोगों की चल रही थी, उसमें ज्वर चिकित्सा ज्वर निदान हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने श्लोक नंबर 40 तक देख लिया था। वात बलासक ज्वर हम लोगों को स्टार्ट करना था। आप इससे पहले वाले वीडियोज़ जो हैं चैनल्स पे हैं, आप उन पे चैनल पे आप उस पर जाकर इससे पहले वाले श्लोक्स का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए पेज नंबर श्लोक नंबर 40 पर। इसमें है वात बलासक ज्वर ना। सबसे पहले तो वात बलासक जो ज्वर है ना, वात बलासक ज्वर दिया गया है बाघभट्ट ने। ठीक है, बाघभट्ट ने इसका वर्णन किया है। ठीक है, अष्टांग संग्रह निदान स्थान में। आप लोगों के पास यदि माधव निदान होगी तो उसमें रेफरेंस देखिए नीचे, अष्टांग संग्रह निदान स्थान अध्याय 2 लिखा हुआ है ना। तो इसमें क्या है, नित्यम मंद ज्वरो रूक्षः सूनक तेन सीदतीति स्तभ आंग श्लेष्म भूयिष्ठा नरो वात बलासक। तो देखो, ये बोल रहे हैं कि जो वात बलासक नामक ज्वर से पीड़ित रोगी रहता है उसको क्या क्या लक्षण होते हैं। तो ये उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रहे हैं कि नित्य मंद ज्वर रहेगा उसको सबसे पहले। ठीक है, रूक्षा, उसकी जो त्वचा रहेगी वो कैसे रहेगी, रूक्ष रहेगी। सूनक, सूनक मतलब अंगों में शून्यता, सोथ रहेगा। सी अदिति, इसका जो डिस्क्रिप्शन है ना, सीद, सीद है, सीद इति। ठीक है, इसको यदि तोड़ेंगे तो ये क्या है, सीद इति। सीध का अर्थ यहाँ जो है वो अवसाद से है, डिप्रेशन टाइप का रहेगा। ठीक है, अवसाद में रहेगा रोगी। स्तभांगता, अंग जकड़े हुए रहेंगे। और श्लेष्म भूयिष्ठा, ये जो ज्वर रहता है ये कैसा रहेगा, श्लेष्मो उर्लवन, मतलब श्लेष्म प्रधान रहता है। ऐसा कौन बोलते हैं, बाघभट्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसमें वात बलासक का यदि आप संधि विक्षेप करेंगे तो वात यानी क्या रहेगा, वात, और बलासक किसका पर्याय है, कफ का। तो इसमें ये वात कफत ज्वर होता है, इसमें कफ का प्राधान्य बताया गया है। ठीक है, पर वात कफ है पर त्रिदोषज भी है, मतलब इसमें पित्त की भी सत्ता रहती है, कहीं कहीं पित्त के लक्षण भी दिखते हैं, पर जो मेन होता है वो कौन सा होता है, ये वात कफ होता है। ठीक है, कुछ लोग ना इसको बेरी बेरी से कोरिलेट करते हैं, पर बेरी बेरी वात बलासक नहीं होता, क्योंकि वात बलासक में तो मंद ज्वर रहेगा, बेरी बेरी में कोई ज्वर नहीं रहता। ठीक है, इसमें पेरिफेरल नर्व कहीं नहीं बताई है, शून्यता पेरिफेरल नर्व में नहीं होता, जबकि बेरी बेरी में पेरिफेरल नर्व जो रहता है उसमें प्रभाव होता है ना। तो इसलिए ये अपना वेरी वेरी से कोरिलेट नहीं होगा। इसको मॉडर्न में कोरिलेट किससे किया गया है, यदि अपन इसको कोरिलेट करेंगे ना, जो इसके बेसिक फीवर है वो किससे कोरिलेट होता है, फीवर ड्यू टू कंसप्शंस। अब ये फीवर ड्यू टू कंसप्शंस क्या है, तो इसको एक और टीबी क्या बोलते हैं, इसको एक और नाम इसका यदि देखा जाएगा तो वो क्या होता है, टीबी, है ना, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। इसमें सेम फीवर आता है, नित्य मंद ज्वर रहेगा, रूक्षता हो जाएगी, शरीर में शून्यता रहती है, वेट लॉस हो जाता है, चेस्ट पेन होता है, तो ये सब, और इसमें भी कफ प्राधान्य होता है, इसलिए चेस्ट पेन, कफिंग, ये सब होता है। ठीक है, तो इसको कोरिलेट अपन टीबी के फीवर से कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, अब अगला जो आ जाएगा, अगला श्लोक देखिए। अगला श्लोक में प्रलेपक ज्वर का वर्णन है। इसमें किस ज्वर का वर्णन है, प्रलेपक ज्वर का वर्णन है। तो प्रलेपक ज्वर का ये लोग क्या बोल रहे हैं, प्रालिप नित्य गात्रानी धर्मेन गौरवर्णेन मंद ज्वरम विलेपी। तो कई बार क्वेश्चन आता है नित्य मंद ज्वर का, कई बार क्वेश्चन आ जाता है नित्य मंद ज्वर रूक्षा, ये पूरी एक ये वाली लाइन उठा के दे देंगे तो ये बात बता सकता है। जिसमें हाथ पैर में क्या हो, घर्म यानी पसीना, है ना, जिसमें हाथ पैर पूरे किससे हो, पसीने से लिप्त हो गए हों, और गौरव पूरा शरीर क्या हो, भारी हो रहा हो। ठीक है, मंद ज्वर हो, पूरे शरीर में क्या हो, शीत युक्त, साशीत, ठंड रक्त, शीत युक्त, वो कौन सा ज्वर होता है, प्रलेपक ज्वर होता है। ठीक है, ये भी किसने बताया, प्रलेपक ज्वर भी अष्टांग संग्रह ने बताया। किसने बताया है, अष्टांग संग्रह में बताता है। इसमें क्या लगता है, पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी बॉडी में जो हो बहुत पसीना आ गया हो, बहुत भारी हो गई हो। ठीक है, कोल्ड और चिल्स के साथ आएगा ये। ठीक है, साथ रहता है। तो एक बार क्वेश्चन आया था, मंद ज्वर विलेपी चा सात तिस्यात, बस इतनी लाइन उठ के आ गई थी AIPGT में कि किसका लक्षण है, तो ये किसका लक्षण है, प्रलेपक ज्वर का लक्षण है। ठीक है,
अब इसको कोरिलेट किससे किया है, तो इसको कोरिलेट किससे करेंगे, सोचिए आप लोग। इसको कोरिलेट किया है सेप्टिसीमिया से। किससे कोरिलेट करेंगे, सेप्टिसीमिया से। सेप्टिसीमिया में जो फीवर होता है वो प्रलेपक ज्वर टाइप ही होता है। ठीक है, अगले श्लोक पर आई। अगले श्लोक में क्या है, अगले श्लोक में जो है विषम ज्वर की विशेषता बताई कि विषम ज्वर और किस टाइप के डिवाइड करे गए हैं। विदग्ध अन्य रसे देहे श्लेष्म पित्ते व्यवस्थिते तनार्ध शीतम देह अर्ध उष्णम प्रजायते। ठीक है, देखो आहार रस और शरीर में स्थित कफ और पित्त के दुष्ट हो जाने पर शरीर का आधा भाग क्या रहेगा, ठंडा रहता है और आधा गर्म रहता है। विषम ज्वर इस टाइप से भी आता है, मतलब शरीर का ऊपर का भाग तो गर्म रहेगा, नीचे का भाग जो रहेगा वो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। तो इस टाइप का जो ज्वर होता है ये भी एक प्रकार का ज्वर होता है। काय दुष्ट यदा पित्त श्लेष्मा विशति, ये किसके कारण होता है, कफ और पित्त के दुष्ट होने के कारण होता है। इसमें क्या होता है, जब कोष्ठ में पित्त और हाथ पैर में कफ स्थित हो जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा, तेन उष्णत्व शरीरम शीतत हस्पात, मतलब जो शरीर है वो कैसा रहेगा, गर्म रहेगा और हाथ पैर कैसे हो जाएंगे, शीतल हो जाएंगे। ठीक है, एक प्रकार का ही कुछ कंडीशंस और बताइए विषम ज्वर की। फिर काय श्लेष्मा यदा दुष्टा पित्तम चा अंते व्यवस्थितम शीतत्व तेन गात्राणाम उष्णत्व हस्तपाद है। इसका उल्टा तकब होता है जब कफ में, जब काय श्लेष्मा यदा दुष्टेन पित्तेन, जब यदि प्रकुपित कफ कोष्ठ में रहे और पित्त हाथ पैर में चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो हाथ पैर कैसे हो जाएंगे, तब गर्म हो जाएंगे और संपूर्ण शरीर कैसा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इन्होंने बस एक और सिचुएशन बताई है। विसर्ग ज्वर इस टाइप से भी आ सकता है ना, कि आधा शरीर गर्म आधा शरीर ठंडा हो, इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें देखो 3 कंडीशन आई है, जो आधा शरीर गर्म आधा शरीर ठंडा, ये किसके कारण हो रहा था, इसमें कफ और पित्त दोनों थे। ठीक है, यदि पित्त प्रकोपित हो जाए, है ना, और जो कफ है वो शाखाओं में फैल जाए तो कौन सा हो रहा था, तो क्या हो रहा था, जो अपनी तो क्या हो रहा था, कोष्ठ संपूर्ण शरीर। तो सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा था, यदि पित्त जो है वो प्रकोप हो जाए और कफ जो है हाथ पैर में हो तो शरीर गर्म हो रहा था और हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। और थर्ड इन्होंने जो सिचुएशन बताई ना, ये वाली थर्ड सिचुएशन में इन्होंने बताया है कि जो कफ जो रहता है वो कोष्ठ में रहे और पित्त जो है वो शाखाओं में फैल जाए तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन वाइज बताए हैं इसमें, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगले पॉइंट पे आइए। अगला जो है संसर्ग ज्वर का वर्णन किया है। ठीक है, संसर्ग ज्वर है, इसमें शीतादि ज्वर बताया है और दहा आदि ज्वर बताया है। ठीक है, तो 2 प्रकार के ज्वरों का वर्णन है। तो सबसे पहले जो शीतादि ज्वर है ना, उसमें लिखा है त्वक स्थो श्लेष्म अनिलो शीतमादो जयंते ज्वरो तथो प्रशांतयो पित्तम अंते दह करोति चा, मतलब यदि प्रकोपित वात और कफ त्वचा में स्थित होते हैं। वात और कफ कहाँ स्थित होंगे, त्वचा में। ठीक है, त्वचा में स्थित होते हैं तो ज्वर के आदि में ठंड लगती है। शीतम आदो जयते ज्वर, ज्वर के आदि में क्या होगी, ठंड लगेगी। ठीक है, और ज्वर के वेग शांत हो जाने पर प्रशांतयो तो पित्तम आनते, पित्त के कारण क्या हो जाएगी, दहा का अनुभव हो जाता है। इसी प्रकार यदि त्वचा में करतो आदो तथा पित्तम द्वतम, यदि इसी प्रकार जैसे यदि कफ और पित्त, कफ और वात यदि त्वचा में है तो आदि में क्या होगी, आदि में शीत लगेगी ज्वर के और अंत में दहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि पित्त त्वचा में है, ठीक है, पित्त त्वचा में है तो आदि में दहा होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आदि में क्या हो जाएगा, दहा हो जाएगा और जब ज्वर का अंत होगा तो शीत होगी वात और कफ के कारण। ठीक है, ये यहाँ संसर्ग का अर्थ सन्निपातज का, ये दोनों ज्वर, ये कौन से ज्वर कहलाते हैं, ये संसर्गो ज्वर कहलाते हैं। ये कौन से ज्वर है, द्वावेत दहा शीतादो ज्वरो संसर्गो स्मृतो, इसको कौन सा ज्वर बोलते हैं, संसर्ग ज्वर बोलते हैं। दहा पूर्व स्तयो कष्टा कृष्ट साध्यतम, तो ये कैसा होता है, कृच्छ साध्य होता है।
ठीक है। दहा पूर्वज ज्वर रोगी को अत्यधिक कष्ट देने वाला होता है और कष्ट साध्य होता है। ये कौन सा ज्वर बताए हैं यहाँ अपन ने, ये जो है ये कौन ज्वर है, संसार ज्वर बताया गया है। ठीक है, अब इनको कोरिलेट किया है, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं ना, तो जो शीतादि ज्वर है जिसमें पहले शीत लग रही थी बाद में दहा लग रहा था, उसको कोरिलेट किससे करेंगे, जो वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उससे जो ज्वर होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, इन सब के ज्वर को अपन शीतादि ज्वर से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो दहा आदि ज्वर है ना, दहा आदि ज्वर जिसमें पहले दहा हो रही थी बाद में शीत लग रहा था, इसको कोरिलेट करेंगे अपन लंग सेप्सिस के ज्वर से, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के ज्वर से, डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के ज्वर से। ठीक है, तो जो डायबिटीज़ हुआ, एंडोकार्डाइटिस हुआ, एप्सिस हुआ, इन सब के बेसिस पे जो ज्वर होता है ना, उसमें पहले दहा होगी बाद में ठंड लगती है। ठीक है, आपने ना डायबिटीज़ वाले को भी हाथ पैरों के तलुओं में जलन होती है। ठीक है, आप उससे पूछ सकते हो। अब जो अगला है वो कौन सा ज्वर बताए हैं, इम्पॉर्टेंट थे, वो है धातुगत ज्वर के वर्णन दिया है। ठीक है, तो उस पर अब यहाँ जो है धातुगत ज्वर के लक्षण बताए गए हैं, जो धातु में जो ज्वर चला जाएगा उनके जो लक्षण होंगे। धातुगत ज्वर के लक्षण यहाँ से स्टार्ट करें हैं, और ये किसने बताए हैं, आपके सुश्रुत ने बताए। ये किसने बताए हैं, आपके सुश्रुत ने बताए। ठीक है, तो इसमें पहला देखिए, गुरुता हृदय उत्क्लेश सदनम छर्दो आरोचको रसास्थे तु ज्वरे लिंगम दैन्यम च उपजायते। तो सबसे पहले रस धातु में यदि स्थित होगा तो शरीर में क्या हो जाएगी, गुरुता रहेगी, हृदय में उत्क्लेश रहेगा, सदन है ना, बेचैनी रहेगी, छर्दी रहेगी, आरोचक रहेगा। ठीक है, और दीनता, और क्या रहेगी, दैन्यम। तो एक बार दैन्यम पे क्वेश्चन आया है कि दैन्यम किसका लक्षण है, तो ये रस यदि धातु में ज्वर चला जाएगा तो उसका लक्षण है। तो रसादि धातु का ज्वर किससे कोरिलेट किया है, रसादि धातु का ज्वर किया है एनोरेक्सिया नर्वोसा से। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। दूसरा रक्तगत ज्वर का लक्षण देखिए, रक्त निष्ठीवन मतलब क्या रहेगा, मुंह में से खून निकलेगा, खून थूकेगा, वो दहा होगा, मोह होगा, छर्दन, विभ्रम, प्रलाप, पीड़िता, कृष्णा, कोई भी ऐसा लक्षण नहीं है जो आप कोरिलेट ना कर पाओ कि ये रक्त का है। इसको कोरिलेट किससे करा है यदि देखा जाए तो, हीट स्ट्रेस, ठीक है, सेप्टिसीमिया। देखो एक्यूरेट कोरिलेट तो मॉडर्न से कर नहीं सकते है ना, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार आपको किसी को समझाने के काम में आता है। आप यदि इनके सिम्टम देखेंगे तो कुछ कुछ रक्तगत ज्वर के ही लक्षण दिखेंगे आपको। अगला है मांसगत ज्वर। मांसगत ज्वर का लक्षण देखिए, पिडिको द्वेष्टम। ठीक है, पिडिका में ऐठन होती है, प्यास, तृष्णा लगेगी, स्पष्ट ब्रह्ममूत्रता, मलमूत्र की प्रवृत्ति होगी, ऊष्मा, अंतर्दहा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंतर्दहा, विक्षेपो ग्लानि, एक बार ये पूरा ये उठ के आया है। ठीक है, तो क्या रहेगा, अंतर्दहा रहेगी, अंगों में ऐठन रहेगी, ग्लानि रहेगी। ये किसके लक्षण है, मांसगत ज्वर के लक्षण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मांसगत ज्वर को आप किससे कोरिलेट कर सकते हो, मांसगत ज्वर को आप कोरिलेट कर सकते हो CRF क्रोनिक रीनल फेलियर से, ठीक है, और लीवर फेलियर से। ठीक है, ये डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा श्लोक कई बार उठकर आया है। ठीक है, फिर आता है मेदगत ज्वर के लक्षण। मेद में देखिए, मेद का क्या है, स्वेट, पसीना बहुत अधिक आएगा, तृष्णा रहेगी, मूर्छा रहेगा, प्रलाप रहेगा, छर्दी रहेगा, दुर्गंध रहेगी, आरोचक रहेगा, ग्लानि रहेगा। और ये किसके लक्षण हैं, मेद में यदि चा असहनता मतलब जो शब्द प्रकाश कुछ भी सहन नहीं होगा, ये किसके लक्षण है, मेद में स्थित होने के लक्षण है। ठीक है, इसको कोरिलेट किससे करेंगे यदि देखा जाए तो, इसको कोरिलेट करेंगे यदि एडिपोस ट्यूमर हो जाता है ना, एडिपोस ट्यूमर टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में यदि कोई ट्यूमर है तो इस टाइप के उसमें लक्षण मिलते हैं। ठीक है, ये एक्यूरेट मैं बार बार कह रही हूँ, ये मैं जो
परमेश्वर अप्पा जी की जो टीका है माधव निदान की, उसमें इसमें कोरिलेट करके लिखा गया है, तो मैं उसी से आपको इसमें टैली कर रही हूँ। और तो इसको एक्यूरेट तो आप किसी से भी कोरिलेट नहीं कर सकते, पर इनके बहुत कुछ लक्षण इसके सिमिलर होते हैं। ठीक है, अगला जो है, अगला ज्वर आ जाइए। अगला कौन सा है? अस्थिगत ज्वर। यदि अस्थि में ज्वर पहुंच गया है, भेद अस्थ्यनाम कुंजनम श्वासो विरेक छर्दी रेवचा। अस्थिगत ज्वर में शरीर जो अस्थि रहेंगी उसमें वेद यानी बहुत अधिक पीड़ा रहेगी, करहाएगा। कुंजन क्योंकि पीड़ा बहुत अधिक है तो करहाएगा, कुंजन करेगा। श्वास चलने लगेगी, बहुत अधिक पीड़ा रहेगी तो दस्त हो जाएंगी, विरेचन हो जाएगा, वमन हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन आया है वमन विरेचन दोनों किस में होते हैं? तो अस्थिगत ज्वर में होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अंगों में विक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, विक्षेपण चा गात्रा नाम अस्थिगत ज्वर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका श्लोक भी, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब अस्थिगत ज्वर को आप किससे कोरिलेट कर सकते हैं? ऑस्टियोमाइलाइटिस से। ऑस्टियोमाइलाइटिस में जो फीवर होता है वो कुछ इसी टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। तमहा प्रवेशन हिक्का कास शैत्य वमस्थित तथा अंतर्दाहो महाश्वासो मर्म छेदस्य मज्जागत। ये मज्जागत का लक्षण है। सिंपल, तमहा प्रवेश होगा, हिक्का होगा, कास होगा। ठीक है, थोड़ी शीतता रहेगी, वमन हो जाएगा, अंतर्दाह हो जाएगा, महाश्वास होगा, मर्म स्थान पर छेदन के समान पीड़ा होगी। किसका लक्षण है ये? मज्जागत ज्वर का लक्षण है। मज्जागत ज्वर को यदि आप कोरिलेट करने जाएंगे तो ये बोन मेरो कैंसर से आपको कोरिलेट होता दिखेगा। ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया से कोरिलेट होता दिखेगा। ठीक है, एमडीएस सिंड्रोम होता है, एमडीएस मसाले नहीं होते हैं। ठीक है, माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक है, अब अगला जाएगा शुक्रगत में। शुक्रगत ज्वर के लक्षण क्या बताया गया? यदि शुक्र में ज्वर पहुंच गया, इतना डीप हो गया कि पूरी अस्थियों में पहुंच गया, मरण। ये क्वेश्चन आया है, मरण किस गत ज्वर का लक्षण है? प्राप्त शुक्र स्थान गते सेफश्च स्तब्धतः मोक्ष शुक्रश्च विशेषता। शुक्र स्थान पर यदि पहुंच गया है तो शिशिर स्तब्ध हो जाएगा, शुक्र निकलने लगेगा, रोगी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, शुक्रगत के लक्षण कायम हो जाएगा, पायोस्पर्मिया। एसेन्फेलाइटिस, इससे इसको कोरिलेट किया गया है। फिर ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ प्रोग्नोसिस बताया है ना, यहाँ प्रोग्नोसिस बताया है। रस रक्त आश्रित साध्यो, रस रक्त आश्रित साध्य रहता है। मास मेदो गता चा, यहाँ अस्थि मज्जागत रक्षा शुक्रम साध्यति। तो देखो, रस रक्त साध्य होता है ना। रस रक्त मास मेद गत क्या होता है? साध्य होता है। रस रक्त मास मेद गत यदि ज्वर है तो क्या हो जाएगा आपका? साध्य होता है। अस्थि मज्जा क्रक्ष साध्य होता है। और शुक्र वाला असाध्य हो जाएगा, है ना, मरण उसमें बताया ही है। तो ये साध्य असाध्यता यहाँ इस श्लोक में दी गई है। अब 55 नंबर श्लोक पे जाइए। यहाँ ऋतु के अनुसार ज्वर बताया गया है। ये किसके अनुसार ज्वर बताया गया है? ऋतु अनुसार ज्वर बताया। किसने बताया है? ये भी प्राकृत वेकृत ज्वर का जो लक्षण है बागभट ने बताए हैं, तो यहाँ ये वर्णन किया गया है। तो वर्षा शरद संतेषु वाताग्रे प्राकृतः क्रमाक वेकृतो अन्यचा दुसाध्या प्राकृतश्च अनिलोदनुवा। मतलब वर्षा शरद बसंत में क्रमशः वातज पित्तज कफज ज्वर होते हैं। ठीक है, वर्षा में, शरद और बसंत में वातज पित्तज और कफज ऐसे करके याद कर सकते हो आप। ठीक है, तो जिसमें इनको प्राकृत ज्वर कहते हैं। और यदि इसके विपरीत क्रम में हो जाए तो क्या हो जाएगा? वेकृत ज्वर हो जाएगा। ठीक है, तो वेकृत ज्वर और प्राकृत वातित ज्वर, मतलब ये ज्वर क्या रहेगा? क्रक्ष साध्य रहेगा। और बाकी जो वेकृत ज्वर होते हैं ये दोनों सुख साध्य रहेंगे, बाकी जो वेकृत ज्वर है वो भी क्रक्ष साध्य रहेंगे। ये जो आखिरी की लाइन है, वेकृतो अनिश्चित दूसरा प्राकृत से अनिल होगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि प्राकृत जो होता है वो प्राकृत वातज ज्वर जो रहता है वो क्रक्ष साध्य होता है, ये अपवाद है। ठीक है,
इसके बाद जो श्लोक है वो क्या है, पेज नंबर 50, श्लोक नंबर 56 है ना। ये जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।